हेलो एवरीवन, मैं मधु अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका लक्ष्य एकेडमी पे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि केबीएस का वैकेंसी आ चुका है, तो बहुत आप लोग मतलब जोर शोर से तैयारी में जुट गए होंगे, एकदम जोर शोर से, क्योंकि 2018 के बाद ये पहली बार वैकेंसी आ रही है। बीच में बहुत सालों का गैप हो गया है, तो देर न करते हुए तो आप लोग अगर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और टीचर बनने की जिद लिए हुए, देखिए हमारा टैगलाइन भी वही है, जिद टीचर बनने की। और जिसे ये जिद है टीचर बनने की, तो हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हम आज लेने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए थे हमारे, उसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। ठीक है, कि कैसे फटाफट हम लोग अपने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमारा जो आया हुआ था केबीएस पीजीटी में, उसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हम लोग कितना कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है और जुड़ना चाहते हैं कि किसी अच्छे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी हो, तो आप बेशक बिना देर किए ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य एकेडमी। ठीक है, जो कि हमारा, अगर कोई भी आपको दिक्कत है, आप कुछ भी सवाल जवाब करना चाहते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है या कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल करके अपना देख सकते हैं 8603970274। ओके, ये हमारा नंबर है और लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लक्ष्य एकेडमी ऐप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना नाम एनरोल करवा सकते हैं। हमारी जो क्लासेस है उसकी प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है और हमारी जो क्लासेस है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस वास्ट है, हमें करना है। क्योंकि ये मान के नहीं चलना है कि हमें 11th-12th का ही सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन है कि हमारी जो सिलेबस है वो पीजी लेवल, क्योंकि हमें टीचर बनना है, पढ़ाना है 11th-12th के स्टूडेंट को। सिर्फ हम उतना नॉलेज रखेंगे तो हम काफ़ी नहीं है, तो हमारी जो नॉलेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एकदम अपर लेवल की, तो पीजी लेवल की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो इसमें है, आपको पता है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो हमारी जो है रिकॉर्डेड, आपको जो फैसिलिटी मिलेगी वो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। थ्योरी के लिए जो रिकॉर्डेड क्लास है वो मिलेगी। उसमें आप जो, अगर आपको थ्योरी क्लासेस में कुछ भी डाउट आपका आ जाता है तो आप उसको डाउट को लाइव सेशन में आके क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हम क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए दे रहे हैं कि जब हम अपने क्लासेस देखते हैं तो हमें उस समय डाउट आता है, तो तुरंत डाउट नहीं आता है। जब हम पढ़ते हैं थॉरोली तब हमें डाउट आता है, तो आप डाउट्स को नोट डाउन कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए, और जब मैं लाइव आऊँ, जब लाइव क्लासेस हो, तो आप अपने डाउट को क्लियर कीजिए। इसमें दो फैसिलिटी, तीसरी है हमारी कि लाइव एमसीक्यू क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा नोट्स का, प्लस एमसीक्यू टेस्ट। आपको ये बेनिफिट है, और सिर्फ कितने में, तो आपको सिर्फ क्लासेस है ₹2500 में, फ्लैट 84% ऑफ आपको अभी मिल रहा है। तो आप देर ना करते हुए आप अपना नाम बुक करवा सकते हैं लक्ष्य एकेडमी पे। लाइव क्लासेस हमारा पर डे 11 AM में चलता है। ठीक है, तो आप देखिए 15,000 ओनली ₹2500। ठीक है, ओके, तो आप कोई भी क्वेरी हो आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हैं 8603970274। ओके, चलिए आज मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि केवीएस पीजीटी में आ चुका है, तो देर न करते हुए मैं आती हूँ क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो प्रीवियस ईयर्स में जो हमारा लिटरेचर पार्ट से जो आया हुआ था वो क्या था, जो लिटरेचर पार्ट से, आज मैं ग्रामर पार्ट को टच नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लिटरेचर पार्ट को देख रही हूँ। ठीक है, तो जो लिटरेचर पार्ट से आया था, तो लिटरेचर पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड आई राइट प्लेस विद द डेलिबरेट पर्पस टू कन्वर्ट द नेशन टू माय ओपिनियन। कौन बोला है ये कहानी, मतलब ये जो लाइन है ये किसने बोला है, आई राइट द प्लेस with a deliberate purpose to convert the nation to my opinion। ये जो है किसकी लाइन है, शेक्सपियर की लाइन है, वेबस्टर की लाइन है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लाइन है, या आर्थर मिलर की लाइन है। फटाफट आंसर आप लोग कीजिए, आपने कितनी तैयारी आप कर चुके हैं या कितना आपको तैयारी करना बाकी है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर,
किसने ये फेमस लाइन बोला है कि मैं जो प्ले लिखता हूँ वो एक डेलिब्रेट पर्पस के लिए लिखता हूँ और जिससे कि जो नेशन है टू कन्वर्ट द नेशन टू माय ओपिनियन। ओके, किसने बोला है ये फेमस लाइन? तो क्या आया आपका आंसर? आपने क्या आंसर लिया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा? तो ये फेमस लाइन जो है ये किसका है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। किसका है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्हें शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? जी.बी. शॉ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जी.बी. शॉ भी बोलते हैं। जी.बी. शॉ जो थे वो क्या थे? एक आयरिश प्लेराइट थे। आप लोगों को पता होगा कि आयरलैंड से जो थे बहुत सारे प्लेराइट आए थे। एक डब्ल्यू बेट्स भी थे जो काफ़ी फेमस पोएट थे, वो भी आयरलैंड से बिलोंग करते थे। उसी तरह जी.बी. शॉ भी जो थे वो एक आयरिश प्लेराइट, प्लेराइट मतलब ड्रामेटिस्ट। ओके, ये आयरिश प्लेराइट थे। ये इनका जो टाइम पीरियड था कब का था? 1856 टू 1950। कब था? 1856 टू 1950 तक इनका लाइफ स्पैन था। ठीक है, इन्होंने काफी फेमस प्लेस लिखा है, बहुत सारे फेमस प्लेस लिखा है, जैसे कि पिग्मैलियन हो गया, एंड मैन एंड सुपरमैन हो गया। ठीक है, और इन्हें जो है इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। जी.बी. शॉ को नोबेल प्राइज भी मिला है। तो ये कब मिला है जी.बी. शॉ को नोबेल प्राइज? ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको ढूंढिएगा कि जी.बी. शॉ को नोबेल प्राइज कब मिला था। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों को आई होप कि मिल गया होगा। ये फेमस लाइन किसके द्वारा बोला गया है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा बोला गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ whom did स्टॉफोर्ड ब्रूक से? ऑफ whom did किसके लिए कहा है स्टॉफोर्ड बुक ने? ये लाइन जो है स्टॉफोर्ड बुक ने किसके लिए बोला है? ऑल दैट ही डिड एक्सेलेंटली माइट बी बाउंड अप इन 20 पेजेस बट इट शुड बी बाउंड इन प्योर गोल्ड। ठीक है, ये फेमस लाइन है स्टॉफोर्ड ब्रूक का। उन्होंने किसके लिए बोला है? ऑल दैट ही डिड एक्सेलेंटली might be bound up in 20 pages but it should be bound in pure gold। मतलब ये काफ़ी अच्छी लाइन है कि उनका जो एक्सेलेंटली मतलब जो उनकी अच्छाई, उनका जो राइटिंग स्किल था इतना एक्सेलेंट था कि उन्हें माइट भी बाउंड 20 पेजेस में भी बाउंड हो सकता है, लेकिन बट इट शुड बी, लेकिन होना कितना चाहिए? बट इट शुड बी बाउंड इन प्योर गोल्ड। तो गोल्ड से उनकी जो क्रिएटिविटी है गोल्ड से कंपेयर की है किसने? स्टॉफोर्ड ब्रूक ने। और किसके लिए ये लाइन बोला है? फेमस लाइन किसके लिए बोला गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड ऑप्शन है एस.टी. कॉलरिज, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट शाउटे एंड द फोर्थ वन इज स्पेंसर। किसके लिए स्टॉफोर्ड ब्रूक ने ये लाइन बोला है? तो जल्दी जल्दी हरी अप, आप अपना आंसर कीजिए, हरी अप, डू फास्ट। ठीक है, अब मैं देर नहीं करते हुए इसका आंसर बता रही हूँ। ये जो फेमस लाइन है स्टॉफोर्ड ब्रूक ने ये फेमस लाइन किसके लिए कहा है? तो एस.टी. कॉलरिज के लिए कहा है। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज के लिए ये लाइन बोला गया है। ठीक है, क्योंकि एस.टी. कॉलरिज का जो था उन्होंने मतलब जो बोलते थे ना डे ड्रीमर के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। उन्होंने अपना एक क्रिएशन भी मतलब लिखा है इस पे, डे ड्रीमर। ठीक है, तो इसी बिहाफ में स्टॉफोर्ड ब्रूक ने ये लाइन एस.टी. कॉलरिज के लिए बोला है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। In which of his poems did Coleridge write the following line? O lady, we receive but what we give, and in our life alone does nature live। ये जो फेमस लाइन है एस.टी. कॉलरिज का, किस पोएम में एस.टी. कॉलरिज ने इस लाइन को लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है कुबला खां, सेकेंड ऑप्शन है द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, थर्ड वन इज क्रिस्टाबेल एंड द फोर्थ वन इज डिजेक्शन एंड ओड। यस, हरी अप, स्टार्ट गिविंग आंसर, स्टार्ट कीजिए आप लोग आंसर। आप लोग का आंसर आप लोगों ने अगर किया होगा तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। एस.टी. कॉलरिज को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बेशक आप लोग आंसर कर चुके होंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? यस, आंसर द आंसर इज डिजेक्शन एंड ओड। ठीक है, क्या है, कहाँ से ये फेमस लाइन लिया गया है? डिजेक्शन एंड ओड। ठीक है, देखिए ये एक्चुअली इसका जो इस पोएम का जो ओरिजिनल टाइटल है ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, इस पोएम को हल्का सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली एस.टी. कॉलरिज ने ये जो पोएम है ये कब लिखा था?
जब एस.टी. कॉलरिज सारा हचिंसन से प्यार में पड़ गए थे, सारा हचिंसन को वो प्यार करने लगे थे, तो उन्होंने लिखा था, तब उन्होंने ये पोएम लिखा था। और कब? जब सारा हचिंसन ने उनके प्यार को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। उनके जो लव प्रपोजल आए थे सारा हचिंसन को एस.टी. कॉलरिज के, तब उन्होंने सारा हचिंसन ने उस लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, कॉलरिज के लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तो एस.टी. कॉलरिज का जब तो फीलिंग्स था वो नेगेटिव फीलिंग्स हो गया एंड ही वाज सो डिप्रेस्ड एंड डिप्रेशन में, जब वो डिप्रेशन में चले गए तो ये जो पोएम है वही डिप्रेशन निकल करके सामने आया है। ठीक है, तो इस पोएम का जो है ओरिजिनल टाइटल भी था, एक मतलब टाइटल जो था अलग था। इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल क्या हो सकता है? तो एक्चुअली में ये जो पोएम है ये क्या था, इसको ऐसे कहा जा सकता है कि अ लेटर टू सारा। ठीक है, इसका ओरिजिनल टाइटल है अ लेटर टू सारा। ठीक है, एक्चुअली में उन्होंने सारा को डेडिकेट किया, सारा हचिंसन को। ये डिजेक्शन एंड ओड, एक ओड है जो उनकी ग्रिफ को दिखाया है, एस.टी. कॉलरिज की ग्रिफ को दर्शाता है। ठीक है, तो काफी फेमस लाइन है, ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लीव। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और थोड़ा इस एस.टी. कॉलरिज के पोएम रिजेक्शन एंड ओड का थोड़ा सा ओवरव्यू भी मिला होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। Question number 4. The grey-eyed morn smiles on the frowning night, checked to ring the eastern clouds with streaks of light and flecked darkness like a drunkard reels. The speaker describes. देखिए, इसमें जो लाइन है ये फॉलोइंग लाइन में जो स्पीकर है किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? द सेटिंग सन को, द होम कमिंग ऑफ ड्रंकार्ड को, द डाउन ऑफ न्यू डे को, फोर्थ ऑप्शन है अ क्लाउडी मॉर्निंग को। सबसे पहले तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? अच्छा, पहले आप लोग आंसर कीजिए फटाफट, ABCD। इसमें जो है ये लाइन स्पीकर, मतलब इस लाइन में स्पीकर किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? सन के डूबने का, होम कमिंग ड्रंकार्ड जो है घर लौट रहा है उसका, या अ डाउन ऑफ अ न्यू डे, न्यू एक नए दिन का आगाज, या अ क्लाउडी मॉर्निंग, किसे डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे स्पीकर? The grey-eyed morn smiles on the frowning night, checked to ring the eastern clouds with streaks of light and flecked darkness like drunkard rails. फटाफट आंसर कीजिए, कब किसे कर रहा है यहाँ पे स्पीकर डिस्क्राइब? यस, फटाफट आंसर कीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों का है तो ये करेक्ट आंसर है, द डाउन ऑफ अ न्यू डे। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है ना, एक्चुअली में ये लाइन जो है ये किसके द्वारा, स्पीकर मतलब इस किसके प्ले से लिखा हुआ लिया गया ये लाइन है? एक्चुअली में ये शेक्सपियर का फेमस प्ले, शेक्सपियर फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट का लिया हुआ लाइन है। किसका? रोमियो एंड जूलियट का लिया गया फेमस प्ले, रोमियो एंड जूलियट का लिया गया लाइन है। ठीक है, रोमियो एंड जूलियट। ओके, रोमियो एंड जूलियट का लिया गया लाइन है। ठीक है, और इसमें स्पीकर जो है वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? एक नए दिन की शुरुआत को। ठीक है, एट द डाउन ऑफ अ न्यू डे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। In drama, an aside is addressed. ड्रामा में an aside किसको एड्रेस करता है? Is addressed to an audience by an actor. The words so spoken are not meant to be heard by other actors on the stage. B option है, to other actors on the stage. The words so spoken are not meant to be heard by the audience. C है, by the playwright to the audience. D है, by the protagonist to his or her antagonist. किसे एड्रेस, एनासाइड जो है वो किसे एड्रेस करता है? बताइए, एसाइड क्या होता है ड्रामा में? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, मैं बताती हूँ। फटाफट आप लोगों का आंसर पहले आ जाए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या आंसर होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप लोगों को देखने देती हूँ क्या क्या आपके ऑप्शन है। To an audience by an actor, the words so spoken are not meant to be heard by other actors on the stage.
To other actors on the stage, the words so spoken are not meant to be heard by the audience, by the playwright to the audience, by the protagonist to his her antagonist. तो आपका सही आंसर है ए। ठीक है, क्या होगा? ए। एक्चुअली में ड्रामा में एसाइड क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। एसाइड जो होता है ये एक ड्रामेटिक डिवाइस है। क्या है? एक ड्रामेटिक डिवाइस है। ड्रामे में इम्प्लीमेंट के लिए ड्रामेटिक डिवाइस है, जिसमें जो कैरेक्टर होता है ना वो क्या करता है, इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स टू द ऑडियंस। जो कैरेक्टर होता है वो ऑडियंस से बात करता है। तो देखिए, एन ऑडियंस बाय एन एक्टर। ठीक है, तो हम यहीं पर से जाएंगे, हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। एंड जो कैरेक्टर होता है वो ऑडियंस से बात करता है, वो ऑडियंस को एड्रेस करता है। ठीक है, तो एसाइड जो है वो क्या है, एक ड्रामेटिक डिवाइस है। ठीक है, क्या है? अ ड्रामेटिक डिवाइस। ठीक है, अ ड्रामेटिक डिवाइस in which a character addressed to an audience. Okay, I hope आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एसाइड क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is an elegy on the death of Abraham Lincoln? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो एलेजी है डेथ, किसके डेथ पर? अब्राहम लिंकन के डेथ पर एलेजी है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। सी है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। फोर्थ ऑप्शन है स्टॉपिंग माय वुड्स। कौन सा जो है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग देखिए फटाफट और आंसर कीजिए। क्या है आप लोगों का आंसर? 1-2 मिनट का मैं टाइम दूंगी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। Which of the following is an elegy on the death of Abraham Lincoln? Oh captain, my captain, I hear America singing because I could not stop for death, stopping my by woods. क्या होगा, कौन सा एलिजी है? तो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो है ओ कैप्टन माय कैप्टन इज द फेमस एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन एंड दिस एलिजी इज रिटन बाय written by वॉल्ट विटमैन। ठीक है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया था। वॉल्ट विटमैन ने लिखा था यह फेमस एलिजी ओ कैप्टन माय कैप्टन। ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। इज दैट क्लियर? और ये क्या थे? वॉल्ट विटमैन जो थे एक अमेरिकन पोएट थे। क्या थे? एक अमेरिकन पोएट और एसेइस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जर्नलिस्ट भी बोल सकते हैं। वो अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे वॉल्ट विटमैन, और उन्होंने ही एक फेमस एलिजी लिखा था अब्राहम लिंकन के डेथ पे, ओ कैप्टन माय कैप्टन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, in which novel does the hero sing the refrain, this is the machine age sons, this is the machine age, we are the men who will master it? ये जो किस नॉवेल में ये जो हीरो है इस लाइन को गा रहा है, कौन सा नॉवेल में? द बिग हार्ट, द सोर्ड एंड द सिकल, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द रोड। किस नॉवेल में ये जो है ये गाया गया है, मतलब ये लाइन गाया गया है, हीरो के द्वारा इस लाइन को गाया गया है। दिस इज द मशीन एज सन्स, दिस इज द मशीन एज, वी आर द मेन हु विल मास्टर इट। बताइए फटाफट आंसर कीजिए, किस एज में ये गाया गया है, सॉरी किस नॉवेल में ये सॉन्ग को गाया गया है, इस रेफरेंस को गाया गया है? यस, आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। क्या होगा? द आंसर इज द बिग हार्ट, ऑप्शन नंबर ए, द बिग हार्ट। ठीक है, द बिग हार्ट। और ये नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया था? द बिग हार्ट इज अ नॉवेल। ठीक है, ये जो नॉवेल है रिटन बाय मुल्क राज आनंद, एन इंडियन राइटर, मुल्क राज आनंद। ये मुल्क राज आनंद की फेमस नॉवेल द बिग हार्ट का लाइन है, जो सिंगर गाना है वो सुने। और एक्चुअली में जो मुल्क राज आनंद थे ना, वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सोशल लाइफ पे, पॉवर्टी पे ज़्यादा लिखते थे। सोशल लाइफ पे इनका जो नॉवेल होता था वो ज़्यादा होता था। ठीक है,
तो ये भी जो नॉवेल है ना, एक्चुअली में ये भी एक जो नॉवेल है ये कन्फ्लिक्ट है किसके किसके बीच में, तो कैपिटलिस्ट और कॉपर स्मिथ के बीच में, ठीक है। एक कॉपर स्मिथ और कैपिटलिस्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है इस नॉवेल में, द बिग हट में, ठीक है। काफी अच्छे ढंग से मुल्कराज आनंद ने इस चीज को प्रेजेंट किया है अपने इस नॉवेल में, ओके। और वहीं पे ये फेमस रेफरेंस आता है, दिस इज द मशीन एज सन्स, दिस इज द मशीन एज एंड वी आर में who will master, and Mulkraz Anand was a famous Indian novelist. I hope you have heard the name of Mulkraz Anand. Okay, next question. Next question is, where is R.K. Narayan's imaginary town Malgudi located? ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। In the erstwhile territory in the Nizam of Hyderabad, in the erstwhile Madras Presidency in Cochin, और डी ऑप्शन है इन मैसूर स्टेट। बताइए एक्चुअली में, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, फटाफट आंसर कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को कितनी तैयारी करनी है। फटाफट आंसर कीजिए, ठीक है। देखिए आर.के. नारायण जो थे ना, उन्होंने अपने जितने भी नॉवेल्स लिखे थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे, तो उन्होंने एक इमेजिनरी एक टाउन डाल दिया था, इमेजिनरी लोकेशन। उनका जो होता था ना सेटिंग, एक इमेजिनरी लोकेशन क्या होता था, मालगुडी, ठीक है। उनका जो सेटिंग होता था मालगुडी होता था जनरली, और ये क्या था, एक इमेजिनरी वर्ल्ड था, इमेजिनरी प्लेस था, उन्होंने एक इमेजिनरी, और जो कि कहाँ था वो आपको आंसर करना है, कहाँ था। तो अगर आपको पता है कहाँ था, अगर स्टेट भी पता है तो आप लोग इजीली आंसर कर लोगे। स्टेट क्या था, कर्नाटका में था, ठीक है, कर्नाटका के एक स्टेट में। तो क्या होगा आंसर, इन मैसूर स्टेट्स, ठीक है। क्या होगा, इन मैसूर स्टेट्स, ठीक है। वो मैसूर स्टेट्स में उनका एक ये सेटिंग होता था इमेजिनरी, ठीक है। काफी सुंदर, वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज को भी, उन्होंने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं ना, एक्चुअली जो उनकी फर्स्ट नॉवेल भी आई थी ना, स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसकी भी सेटिंग यहीं पे थी, ठीक है। तो उनका जो सेटिंग था क्या था, मालगुडी। मालगुडी डेज भी उनका एक है वर्क। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। The phrase dark satanic mills has become the most descriptive of the force at the center of the industrial revolution. The phrase was used by, ये जो phrase है dark satanic mills, जो है ना, ये जो phrase है ये यूज किसके द्वारा किया गया था। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, थॉमस कार्लाइल, न्यूमैन, ठीक है। तो द फ्रेज डार्क सैटेनिक मिल्स हैज बिकम द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव ऑफ द फोर्स एट द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो इस समय वो एक मतलब एक बहुत फेमस फ्रेज बना था, द सैटेनिक मिल्स, डार्क सैटेनिक मिल्स। तो ये फ्रेज जो है किसने यूज किया था, फटाफट बताइए। यस, आपका आंसर आ गया होगा, यस, विलियम ब्लेक ने यूज किया था। ये फ्रेज जो है वो किसके द्वारा यूज किया गया था, तो विलियम ब्लेक के द्वारा यूज किया गया था, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था, ओके। और ये जो था फ्लावर मिल साइट था, और ये फर्स्ट जो बोला जाता है ना, फर्स्ट मेजर फैक्ट्री इन द लंदन। और जब हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तब उन्होंने ये फ्रेज क्वाइट किया था, यूज किया था, डार्क सैटेनिक मिल्स, ठीक है, उसी चीज के लिए विलियम ब्लेक ने, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फेस्टे इज अ क्लाउन इन, जो फेस्टे है ये किस प्ले में क्लाउन का रोल किया था। मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द टेमिंग ऑफ द श्रू, एज यू लाइक इट। देखिए ये सारे प्लेस जो है शेक्सपियर, और शेक्सपियर के प्लेस का जो खास बात होता था ना, वो क्या होता है, शेक्सपियर के प्लेस का खास बात क्या होता है कि वो अपनी सारी प्लेस में, चाहे वो ट्रेजेडी हो या फिर कॉमेडी हो या फिर रोमांटिक प्ले हो, उनके प्लेस में ना एक कॉमिक कैरेक्टर होता ही था, यानी क्लाउन को वो इंट्रोड्यूस करते थे, फूल को इंट्रोड्यूस करते थे। तो वही चीज पूछा जा रहा है कि फेस्टिव नाम का जो एक फूल है वो उनके किस प्ले में आता है। ये सारे प्ले जो है विलियम शेक्सपियर के हैं, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन किस प्ले में आया है ये आप बताइए, फटाफट बताइए कि जो फेस्टिव नाम का जो क्लाउन है किस प्ले में अपीयर हुआ है। मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द टेमिंग ऑफ द श्रू, एज यू लाइक इट।
फटाफट आंसर कीजिए, कौन होगा? यस 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 यस, आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो क्या होगा? यस, 12th नाइट इज द करेक्ट आंसर। 12th नाइट जो है वो करेक्ट आंसर है। फेस्टी जो था 12th नाइट का। और ये सारे प्लेज जो हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का ही फेमस सारा प्ले है और ये सारे प्लेज में उन्होंने अपने एक प्लॉट को इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये फेस्टे जो है इस प्ले का प्लॉट है। ठीक है, ये ओलिविया का मतलब सर्वेंट रहता है। ओलिविया आपने अगर सुना होगा तो ओलिविया का वो यहाँ पे हाउस होल्ड का काम करता है। ठीक है, और ये एक कॉमिक रिलीफ का भी काम करता है इस प्ले में। ओके, आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अपने KVS का PGT का जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ देर न करते हुए हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई भी क्वेरी हो तो आप इसमें कॉल करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। देखिए फ्लैट आपको 84% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, इतना ऑफ आपको देख लीजिए। आपका जो फायदा है, जो आपका करिएगा, जो आप अपनी तैयारी कीजिएगा, जो आपका जो सौदा होने वाला है वो फायदा का है या नुकसान का है, ये आपको तय करना है कि जो आप सौदा करेंगे वो आपका कितना बेनिफिशियल है। अगर आप अभी नहीं किए तो कभी नहीं कर पाएंगे। हम आपको सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास, आपकी थ्योरी के लिए रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी। डाउट क्लासेस के लिए आपकी लाइव क्लासेस हैं जो कि पर डे आपका 11 AM चल रहा है। ठीक है, तो देर न करते हुए कंप्लीट थ्योरी क्लासेस, वीडियो क्लासेस, PDF नोट्स, MCQs, टेस्ट एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन क्लास, इतनी सारी फैसिलिटीज, बस प्राइस ₹2500। प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो क्लास है 26 दिसंबर से कंटिन्यू हो जाएगा। प्री बुकिंग चल रही है एंड ये ऑफर सिर्फ अभी कुछ दिनों के लिए प्री बुकिंग के लिए ही है। उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। तो अगर आप अपने ऑफर पीरियड में अपना नेम इनरोल करवाते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी स्टार्टिंग क्लास से। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग जो भी क्वेरीज है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।